गुड मॉर्निंग बालक्स एंड वेलकम बैक टू गणित मैथ्स फॉर जेई विद मी अंकित मित्तल। चलिए भाई, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेंटर्स और नेक्स्ट सेंटर है आपका ऑर्थो सेंटर। हमने स्लोप पढ़ा था और तब बोला गया था कि स्लोप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ऑर्थो सेंटर में उसका यूज होगा। ठीक है, अब देखिए भाई ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर भी एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, पर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी किनका? वो है ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड किसे बोलते हैं? ऑपोजिट वर्टेक्स से साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। सबसे पहले पढ़ा था हमने मीडियन। मीडियन क्या था? बाइसेक्ट करता था, मिड पॉइंट ज्वाइन करते थे। फिर एंगल बाइसेक्टर मींस ये आधा आधा। इस बार क्या है? इससे इस पे परपेंडिकुलर, ए से बी सी पे परपेंडिकुलर, बी से ए सी पे परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर्स हैं इन्हें ही क्या बोला जाता है? ऑल्टीट्यूड्स। तो अगर कहीं ऑल्टीट्यूड्स लिखा है तो समझ जाओ कि ऑपोजिट वर्टेक्स से या वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे क्या डाला जा रहा है? परपेंडिकुलर। वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर। इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। डिनोट करते हैं इसे एच से। किससे डिनोट करते हैं? एच से। ठीक है, अब अगर किसी भी ट्राइंगल में जिसमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और पूछा गया ऑर्थो सेंटर क्या होगा, तो ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला एक होता है बट वो कभी यूज नहीं आएगा। ठीक है ना, वो भी मैं बता दूंगा। एक प्रोसेस है, ठीक है, वो प्रोसेस आपको याद रखना है क्योंकि वही प्रोसेस आपको काम में आएगा। देखिए भाई, अब लॉजिक क्या है उस प्रोसेस का ये देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऑर्थो सेंटर को कैसे निकाला जाए ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बोल देते हैं x1 y1, इसको बोल देते हैं x2 y2 और x3 y3। ठीक है, ठीक। अब ध्यान से देखना, हम एक लॉजिक यूज करते हैं। लॉजिक क्या यूज करते हैं कि हमें h निकालना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम क्या करेंगे? लेट h इज अल्फा बीटा। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि से जो ऑर्थो सेंटर है वो क्या होगा? अल्फा बीटा होगा। ठीक, अब देखो कोई भी h और कोई भी एक वर्टेक्स ले लो, h और से a, तो स्लोप निकाला जाए एच ए का, तो ये क्या हो जाएगा? बीटा माइनस y1 अपॉन, ठीक है क्या? अब देखो ये एच ए, ये जो लाइन सेगमेंट है दिस इज सेम एज ए डी, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट BC का -1 होगा। यही लॉजिक यूज करेंगे। तो हम BC का स्लोप निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि भाई MHA इंटू MBC, ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। ये लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। अब देखो, अगर ये देखें इसमें y3 y2 x3 x2 सब नोन है, x1 y1 सिर्फ अल्फा बीटा अननोन है। मींस दिस इज गोइंग टू बिकम अ लीनियर इक्वेशन इन अल्फा बीटा। मींस एक इक्वेशन मिल गई अल्फा बीटा में ये। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि भाई ये तो मिल गया, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, ये तो मिल गया। ऐसे ही आप क्या निकाल लो? किसी और का निकाल लो, MHB इंटू M। HB कौन सा होगा? H और B, ये रहा। ये किसके परपेंडिकुलर है? इसके। तो HB किसके परपेंडिकुलर? AC के। इसका मतलब MAC, ये भी प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है,
तो MHB कैसे निकालोगे आप? आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, H के कोऑर्डिनेट्स पता है, B के कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस y2 अपॉन अल्फा माइनस x2, और MAC क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1 अपॉन, ठीक। इसका मतलब ये जो बन जाएगी ये भी एक लीनियर इक्वेशन इन अल्फा बीटा बन जाएगी। ये जो 1 और 2 इक्वेशन बनी, ये जो 1 और 2 इक्वेशन बनी, एक ये और एक ये, दोनों ही किस में बनी, अल्फा बीटा में। इन्हीं को सॉल्व करके आप ऑर्थो सेंटर निकालेंगे। ये सबसे सिंपल तरीका है, और ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए यही यूज करेंगे। ध्यान रख लेना अच्छे से एकदम, क्योंकि कोऑर्डिनेट बाय द टाइम खत्म होगा ना, फिर बच्चे आके पूछेंगे अरे सर ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते थे, उसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा। तो फॉर्मूला होता नहीं, होता है बट वो यूज में आता नहीं, ठीक। मैं बताऊंगा, ये प्रोसेस ही यूज आएगा ऑर्थो सेंटर निकालने के, तो इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए इसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है 2003 का जेई का क्वेश्चन है। ऑब्वियस है कि पुराना है थोड़ा, मेंस में आ सकता है। सिंपल सा पूछा है कि ट्राइंगल दिया, ऑर्थो सेंटर बता दो, ठीक। तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आपको पॉज करके हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो मेथड है वो आप देख चुके हो, ध्यान से देखना। ये एक्सेस बना लेते हैं डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। तो ये 0 0 हो गया, ठीक है जी। ये कहीं 4 0 होगा, और 3,4 होगा, सही है, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया। अब इसमें एक बात तो क्लियर है कि इसके परपेंडिकुलर मींस ऑल्टीट्यूड एक ये होगा, ठीक है ना भाई। एक्स एक्सिस है एक जो साइड है, इसका मतलब ये एक परपेंडिकुलर हो, इस पे कहीं ना कहीं ऑर्थो सेंटर होगा। तो ऑर्थो सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो फिक्स हो गया, 3 होगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक और इक्वेशन की कैलकुलेशन कम हो गई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आसान दिया हुआ था, ठीक है ना। तो आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट तो यही होगा। अब बीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप कोई और मान लो, आप बोलो कि भाई ये भी तो ऑल्टीट्यूड ही होगा, तो इसको बोल देते हैं A B C और ये H हो गया, ठीक है ना। तो M A H इंटू M B C, ये क्या करने वाले हम, -1, ठीक है। ये क्या करने वाले हम, -1। अब AH का स्लोप बोलो, AH का स्लोप विल बी बीटा -0 अपॉन, ठीक है ना, क्योंकि 3, बीटा है तो 3 आ जाएगा, ये अल्फा बीटा ना मान के ये 3, बीटा माना है हमने, ठीक है ना। इनटू BC का स्लोप देखो, तो BC का स्लोप ये रहा, ठीक। BC का स्लोप कितना हो जाएगा, 4 -0 अपॉन 3 - 4, इसका प्रोडक्ट हो गया -1, ठीक है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बीटा इज इक्वल टू 3 इंटू -1 3, तो बीटा की वैल्यू हो गई 3/4। इसका मतलब जो ऑर्थो सेंटर आ गया आपका, जो ऑर्थो सेंटर आ गया वो क्या हो गया, 3,3/4, ठीक है। सिंपल है। इसमें आपको एक इक्वेशन कम बनानी पड़ी, क्योंकि एक साइड जो एक्स एक्सिस के अलोंग थी उसी से आपको जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो पता लग गया, एक ही इक्वेशन बना के काम हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका है जो आपको याद रखना है। तो एक और फॉर्मूला जो होता है ऑर्थो सेंटर का, वो क्या होता है, x1 tan A ठीक है। सब tan ऑफ एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स या इंटरनल एंगल्स, ठीक है, ABC।
अब एंगल कैसे निकालोगे? अगर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो उनके एंगल निकालना बहुत मुश्किल है कि भाई m1 m2 निकालो, उससे एंगल निकालो, उसके बाद यहाँ पुट करो, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ज़रूरत नहीं है, कभी पूछा भी नहीं गया और बहुत लेंदी होता है, इसलिए रेलिवेंट नहीं है। ठीक, ऐसी y का भी लिख लो आप, y1 तो ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला, बट इसका यूज नहीं है, ये मैं बता दिया। ठीक है, अब आती है बात की कोई प्रॉपर्टीज होती हैं क्या? कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं क्या? तो देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखिए भाई, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ऑर्थो सेंटर फॉर अक्यूट ट्राइंगल lies inside the triangle। ठीक है, for obtuse it lies outside the triangle। ठीक है, अभी तक हमने जो देखे थे इंसेंटर और सेंट्रोइड वो हमेशा ही अंदर रहते थे, कैसा भी ट्राइंगल हो। अब यहां चेंज हो गया, ऑर्थो सेंटर क्या होगा? अंदर होगा अगर एक्यूट एंगल है, और बाहर होगा अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक बच गया इसमें, ये ध्यान देना, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल कहां होगा? इट विल बी ऑन दिस वर्टेक्स। जो ये वर्टेक्स है जिसपे राइट एंगल है वही क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर। फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर विल बी द वर्टेक्स, इट विल बी द वर्टेक्स with right angle। ठीक है जी, तो अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, तो उस केस में ऑर्थो सेंटर कहां हो जाएगा? जिस वर्टेक्स पे राइट एंगल बन रहा है उसी पे हो जाएगा। कॉमन सेंस है, यहां से ऑल्टीट्यूड डालो, यहां से ऑल्टीट्यूड डालो, यहां इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब जो थर्ड ऑल्टीट्यूड है वो ऐसा जा रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो अगर यहां से ऑल्टीट्यूड डाला तो वो यही बनेगा, यहां से ऑल्टीट्यूड डाला तो वो यही बनेगा, मींस ऑल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और जो थर्ड ऑल्टीट्यूड होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, तो जो कॉन्करेंसी का पॉइंट आएगा वो यही आने वाला। तो ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्राइंगल में कहां होगा? वर्टेक्स पे ही होगा जिसपे राइट एंगल है। बहुत सिंपल, क्लियर। ठीक, तो ऑर्थो सेंटर के अगर मैं बात करूं तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी जगह जब ऑर्थो सेंटर का एप्लीकेशन होगा तो आपको सबसे पहले क्लिक करना चाहिए, ट्राइंगल दिया हुआ और उसका ऑर्थो सेंटर की बात हो रही है, तो 90% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन क्या होगा कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उसमें आप क्या चेक करोगे? इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आ रहा होगा। ठीक, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बोलोगे कि स्लोप -1 आ रहा है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब ऑर्थो सेंटर ये हो जाएगा। ठीक, तो ये बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। ठीक है ना, एज अ पार्ट ऑफ द बिगर क्वेश्चन ये एक होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर। ठीक, इसके बाद एक और सेंटर आता है जिसे आप बोलते हो सरकम सेंटर। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो? सरकम सेंटर। चलिए, सरकम सेंटर कैसे बनता है ध्यान देते हैं।
और सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। से ये एक ट्राइंगल है और अगर मैं इस ट्राइंगल में ठीक है जी, इस ट्राइंगल का हमेशा एक ऐसा सर्कल बनेगा, इस ट्राइंगल का, कोई भी ट्राइंगल उसके लिए, इस ट्राइंगल का हमेशा एक ऐसा सर्कल बनेगा जो तीनों वर्टिसेस से पास कर रहा हो, ठीक है ना। हर ट्राइंगल का एक ऐसा सर्कल होता है, इसी को क्या बोला जाता है, सर्कम सर्कल, ठीक है। अब इसका जो सेंटर होगा वो होगा सर्कम सेंटर। वो कैसे बनेगा, उसको बनाने का तरीका क्या है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर होगी और इसको हाफ हाफ में डिवाइड करेगी, ठीक। परपेंडिकुलर होगी और इसको हाफ हाफ में डिवाइड करेगी, कुछ ऐसा। ये 90, ये 90, ये 90, ठीक। और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक। जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट वर्टेक्स से पास करें, आप देख सकते हो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो ये ऐसे कहीं पास कर रही होगी, ठीक। ये इनमें क्या क्वालिटी है कि इन दोनों का मिड पॉइंट लो, परपेंडिकुलर खींच दो, इन दोनों का मिड पॉइंट लो, परपेंडिकुलर खींच दो। इसी को क्या बोला जाता है, सर्कम सेंटर। जनरली इसको O से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, O से डिनोट करते हैं। कभी कभी C से भी करा जाएगा, पर जनरली O से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो अगर मैं लाइंस की बात करूं तो चार तरीके की पड़ी। सबसे पहले मीडियन, उसके बाद एंगल बाइसेक्टर, उसके बाद ऑल्टीट्यूड और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक। तो किसी भी ट्राइंगल का एक सर्कम सर्कल होगा, उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो होगा सर्कम सेंटर, ठीक। अब देखो ध्यान से, सर्कम सेंटर निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है पर वो यूज नहीं होगा, प्रोसेस यूज होगा। प्रोसेस क्या है, ध्यान देना। प्रोसेस ये है कि भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये तीनों बराबर होंगे, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होंगे, ठीक है। बस इसी लॉजिक को यूज करा जाएगा, ठीक। और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R से डिनोट करते हैं और इसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। और सर्कम सेंटर निकालने के लिए लॉजिक क्या यूज करेंगे कि AO is equal to BO is equal to CO. This is the logic, लिख लो, logic to find सर्कम सेंटर, ठीक है। इस लॉजिक को यूज करके हम सर्कम सेंटर फाइंड करेंगे। और इस डिस्टेंस को रेडियस बोला जाता है, जनरली कैपिटल R से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने बताया था, इन रेडियस होता है एक, इन सेंटर के केस में उसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहां सर्कम रेडियस है, इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने इससे पहले एक ऑर्थो सेंटर में क्वेश्चन लिया था, उसमें जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कुछ ऐसे ही थे, ठीक है। ऑर्थो सेंटर में जो कोऑर्डिनेट्स थे वो कुछ ऐसे ही थे कि जैसे A is 0 0, B is 4 0। और अगर मैं वापस चला जाऊं क्वेश्चन पे तो मेरे को ये मिल जाएगा कि भाई 3 4 था, जो थर्ड कोऑर्डिनेट था वो क्या था, 3 4 था, ठीक है। तो हम वापस यहीं आ जाते हैं, 3 4। और हम इसके लिए क्या निकालना चाह रहे हैं,
हम निकालना चाह रहे हैं सरकम सेंटर, ठीक है। तो अब मैंने ड्रॉ कर लिया ये, ठीक है। अगेन आप क्या करोगे, सरकम सेंटर को कुछ एज्यूम कर लोगे। तो पहला स्टेप क्या है, सेम कि लेट अस एज्यूम कि सरकम सेंटर इज अल्फा बीटा, सरकम सेंटर इज अल्फा बीटा। अब आप डिस्टेंसेस निकालो, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, ध्यान देना। ये क्या होगा, ओ ए स्क्वायर इज दिस, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख नहीं रहा मैं, ओ बी स्क्वायर इज व्हाट, ठीक है क्या। ऐसे ही ओ सी स्क्वायर विल बी व्हाट, ये रहा। क्योंकि रेडियस है ये तीनों, या तीनों डिस्टेंस बराबर है तो इनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे। मैंने बोला था डिस्टेंस फॉर्मूले का जब भी एप्लीकेशन होगा तो उसके स्क्वायर्स का ही होगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर्स में डील करना आसान होता है। अब कोई भी दो दो के कॉम्बिनेशन ले लो, से मैंने ये दोनों ले लिए और ये दोनों ले लिए, आपको अपने आंसर मिल जाएंगे। देखो ध्यान से, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर गया, अल्फा स्क्वायर से जब इसको खोलोगे अल्फा स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है क्या, देख लो। ठीक, तो बचा क्या, यहां से 0 और इधर से क्या बचा, -8 अल्फा प्लस 16, ठीक है। इसको सॉल्व करा तो ये बचा, अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक। ऐसे ही दूसरे पार्ट को सॉल्व कर लो, इसको और इसको, कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं मिलेगी, ध्यान देना। अल्फा स्क्वायर यहां से अल्फा स्क्वायर एक्सपेंशन में कटेगा, बीटा स्क्वायर यहां के बीटा स्क्वायर के एक्सपेंशन में कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 -6 अल्फा प्लस 9 -8 बीटा प्लस 16, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। अल्फा ऑलरेडी 2 आया है, अल्फा ऑलरेडी 2 आया है, यहां रख दो, बीटा आ जाएगा। बीटा की वैल्यू बोलो कितनी, अल्फा 2 रखेंगे, 6 2 जा 12, -12 प्लस 9 इज -3, -3 प्लस 16 इज 13, 13 बाय 8, ठीक है क्या। ये आ गया आपका सरकम सेंटर। तो लॉजिक क्या यूज करेंगे कि भाई सरकम सेंटर का वर्टाइसेस से डिस्टेंस बराबर होगा तीनों वर्टाइस, बस सिंपल है ना, बहुत सिंपल चीजें हैं। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये यूज करेंगे, ठीक। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यही यूज करेंगे, यही लॉजिक यूज करेंगे, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन देख लो, कहीं एरर हो तो करेक्ट कर लेना। 6 2 जा 12, ये हो जाएगा -3 प्लस 16 इज 13, मेरे हिसाब से ठीक है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि भाई सरकम सेंटर का मैंने बोला